तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल में आने वाले जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न क्या है? किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहार का निर्माण किया गया था? यहूदी धर्म के लिए, ईसाई धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए या हिंदू धर्म के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के लिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंगित की जाती है? मांडा द्वारा, हड़प्पा द्वारा, आलमगीरपुर द्वारा या राखीगिरी द्वारा? तो दोस्तों आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो पूर्व में है वो क्या है? आलमगीरपुर है। और जो आपका उत्तर में है, उत्तर में आपका कौन सा है? उत्तर में आपका है मांडा। और दक्षिण में आपका क्या है? दैमाबाद। और आपका पश्चिम में कौन सा है? तो पश्चिम में क्या है आपका? सुतकांगेडोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी सीमा है। तो पूर्वी सीमा में कौन सा आता है? तो पूर्वी सीमा में आता है आपका आलमगीरपुर। तो ये कहाँ है? ये आपका यूपी में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पकी हुई ईंट की इमारतें, पहला पक्का मेहराब, पूजा का भवन, कला और वास्तुकला। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी पकी हुई ईंट की इमारतें। अगला प्रश्न, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपका कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या केरल? तो इनाम गांव आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अज्ञात धातु कौन सी थी? सोना, लोहा, चांदी, तांबा। तो लोग सोने से भी जानकार थे, चांदी से भी थे, तांबे से भी थे, लेकिन लोहा को वो नहीं जानते थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में हल की टेराकोटा मूर्ति पाई गई थी? धोलीवीरा में, बनावली में, कालीबंगा में या लोथल में? तो कहाँ पाई गई थी? ये पाई गई आपकी बनावली में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोथल और चन्होद्रो में हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था? क्या था? मनका बनाना, धातुकर्म, बुनाई या जहाज बनाना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनका बनाना। मनका बनाना कहाँ का मेन काम था? लोथल और चन्होद्रो, जो हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग भी था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुई थी? तो कौन सी थी वो? कालीबंगा थी, धोलीवीरा थी, मोहनजोदड़ो थी या बालाथाल थी? तो क्या थी वो? धोलीवीरा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में कृत्रिम गोदीबाड़ा था? सुतकांगेडोर, कालीबंगा, लोथल या बालाकोट? तो कहाँ पे आपका कृत्रिम गोदीबाड़ा था? गोदीबाड़ा कहाँ पे आपका था? गोदीबाड़ा था आपका लोथल। तो लोथल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जहाँ घोड़ों की हड्डियों अवशेष के रूप में मिली थी? गुजरात में स्थित है और जगतपति जोशी द्वारा खुदाई की गई थी। कालीबंगा, धोलीवीरा, सिरकोटदा या भगत राव? तो क्या है? तो जो आपके घोड़े की हड्डियों के अवशेष कहाँ पे प्राप्त हुए थे? ये आपके प्राप्त हुए थे सिरकोटदा में, जिसकी खुदाई किसके द्वारा कराई गई थी? जगतपति जोशी द्वारा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारत में महाप्रासाद खड़े करने की प्रथा लगभग पहले शुरू हुई थी? 300 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष, 2000 वर्ष, 500 वर्ष या 1000 वर्ष? तो लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? ये हुई थी आपकी 3000 वर्ष पूर्व ही स्टार्ट हो गई थी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? मध्य पाषाण युग में, ताम्र पाषाण युग में, पुरा पाषाण युग में या नव पाषाण युग में? तो किस युग में तांबे का उपयोग किया गया था? ताम्र पाषाण युग। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है? हस्तिनापुर, वैशाली, उज्जैन, राजगृह? तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
कौन सा वेदों में सबसे पुराना है? अर्थववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? ओमकारेश्वर मंदिर पुरी, सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र, सूर्य मंदिर कोणार्क, जगन्नाथ मंदिर हैदराबाद। तो सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद से होकर बहती थी। तो कौन सा महाजनपद से था जहां से गंगा और सोन नदियां निकलती थी? तो वो था आपका मगध। मगध से दोनों नदियां क्या होती थी? निकलती थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भगवान विष्णु के 10 अवतारों का हिस्सा नहीं है? तो 10 अवतारों का हिस्सा क्या नहीं है? गरुड़। आपको पता होगा 10 अवतार। पहला अवतार क्या था आपका? मत्स्य। दूसरा कूर्म। तीसरा वराह। चौथा नरसिंह। पांचवा वामन। छठा परशुराम। सातवां राम। आठवां तो आपको पता ही होगा कृष्ण। नवा आपका क्या था? नवा आपका था बलराम। 10वां आपका क्या था? कल्कि। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेदिक काल में अरण्य की देवी क्या थी? तो अरण्य किसकी देवी थी? ये आपको बताना है। वन की, पृथ्वी की, वायु की, अरुणोदय की। तो अरण्य किससे बना है? अरण्य से। तो ये इसका अर्थ क्या होता था? वन। तो वन की देवी को क्या कहेंगे? अरण्य। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? अग्नि, सिंधु, एरिका या उषा। तो इसमें से कौन सी एक नदी थी जो देवी थी? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु। तो सिंधु इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पाठ को वेदांत कहा जाता था? वेदांग को, अर्यका को, उपनिषद को या ब्राह्मण को? तो वेदांत किसे कहते थे? वेदांत आप कहते थे उपनिषद को। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत कौन सी है? ऋग्वेद, अष्टाध्याय, रत्नावली या अर्थशास्त्र। तो सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत क्या है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दूसरी जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्र, वल्लभी, वैशाली या राजगृह। तो दूसरी आपकी कहाँ की गई थी? वल्लभी। दूसरी आपकी कहाँ हुई थी? वल्लभी। पहली कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को जिनके नाम से जाना जाता था, जिनका क्या अर्थ है? तो जिनका क्या अर्थ होता था? विजेता, महान आत्मा या भगवान या अहिंसक। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विजेता, जिनका अर्थ क्या होता था? विजेता। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, महावीर के उपदेश में संकलित किए गए थे जिन्हें अंग कहा जाता था, वे प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। तो मतलब इन्हें बताना है कि इनमें खंडों की संख्या कितनी थी। तो इनमें खंडों की संख्या कितनी थे? 12 खंड थे। तो जो ये अंग कहा जाता था, अंग कितने खंड में विभाजित था? 12 खंड में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? कर्म को, अहिंसा को, निष्पक्षता को, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसे माना जाता था? अहिंसा को माना जाता था। अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण मौलिक क्या था? सिद्धांत था। अगला प्रश्न है, चार वेदों में कौन सा वेद जैन तीर्थंकरों ऋषभ और अरिष्टनेमि का स्पष्ट संदर्भ देता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अर्थवेद। तो वह कौन सा वेद है जो ऋषभ और अरिष्टनेमि का स्पष्ट क्या करता है? संदर्भ देता है। तो वो कौन सा वेद था? ऋग्वेद था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है परोपकार, दया और त्याग, मुक्ति और अहिंसा। तो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्ति। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था। उन्होंने 468 ईसा पूर्व में पटना के निकट पावापुरी में देह त्याग दिया था।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था, उन्होंने विवाह भी किया था। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। उन्होंने 24वां क्या कहा जाता है या अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? महाजनों के लिए, कारीगरों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए? तो ये जो जैन धर्म में नियम बनाए थे, ये किसके लिए सबसे कठिन था पालन करना? तो ये सबसे कठिन था किसानों के लिए कि उन्हें फॉलो करें, क्योंकि वो इसको फॉलो करने में असमर्थ हो जाते थे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई जिसका अर्थ विजेता वर्धमान महावीर जैनियों के पहले तीर्थकर थे। तो ये गलत है, ये राइट आंसर हो जाएगा। पहले तीर्थकर कौन थे? पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। तो कौन थे? ऋषभदेव उनके क्या थे? पहले तीर्थकर थे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो मोक्ष स्थान है आपका पावापुरी में, ऋजुपालका नदी के तट पर ये है, पड़ता है पावापुरी। यहाँ पे क्या हुआ था? महावीर जी ने क्या प्राप्त किया था? मोक्ष की प्राप्ति की थी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मौर्य काल का स्तंभ शीश जिसे सिंह शीश भी कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है सारनाथ में। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? वृहद्रथ चंद्रगुप्त बिंदुसार अशोक, अशोक वृहद्रथ चंद्रगुप्त बिंदुसार, चंद्रगुप्त बिंदुसार अशोक वृहद्रथ, बिंदुसार चंद्रगुप्त अशोक वृहद्रथ? तो कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है साम्राज्य के? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पहले चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का लड़का बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का अशोक, और अशोक के बाद कौन आया था? वैद्यरथ। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? वी गॉर्डन चाइल्ड, जेम्स टेलर, अलेक्जेंडर कनिंघम या जेम्स प्रिंसप? तो कौन था? तो वो थे जेम्स प्रिंसप, जो इनके अभिलेखों को समझने वाले कौन थे? विद्वान थे। जो इनके जो अभिलेख थे किस भाषा में लिखे गए थे? जो ज्यादातर अभिलेख थे वो लिखे गए थे पाली और खरोष्टी लिपि में। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस निकेटर, अमीनतास सेकंड, अमीनतास थर्ड या फिलिप? तो वो कौन राजा थे जिन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? राजा अशोक की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? राजा अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, मौर्य वंश के राजा होने से पहले सम्राट अशोक राज्यपाल थे कहाँ के? उज्जैन के थे, दतिया के थे, इंदौर के थे या भोपाल के थे? तो जो मौर्य वंश के राजा होने से पहले सम्राट अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? उज्जैन के थे। अगला प्रश्न क्या है? अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किस में उनका नाम अशोक उल्लेखित किया गया है? अहरोरा शिलालेख, खरोष्टी लिपि शिलालेख, मस्की शिलालेख या रूपनाथ शिलालेख? तो जो मस्की शिलालेख है उसमें अशोक का नाम अशोक बताया गया है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उज्जैन उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार है, चंद्रगुप्त के विचारों को अर्थशास्त्र में लिखा गया है, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। कलिंग किसका प्राचीन नाम था? कलिंग था उड़ीसा का प्राचीन नाम। ठीक है, चंद्रगुप्त के विचारों को अर्थशास्त्र में नहीं लिखा गया, अर्थशास्त्र में चाणक्य ने अपने नियम और उनके विचारों को लिखा गया है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? केसरिया, धमेक, अमरावती या भरहूत? तो सबसे बड़ा स्तूप क्या है? केसरिया। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस यूनानी लेखकों ने अमित घात की उपाधि दी थी? तो किसे यूनानी लेखकों ने अमित घात की उपाधि दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य को, सिकंदर को, सेल्यूकस निकेटर को, बिंदुसार को? तो किसको दी थी? ये दी गई थी बिंदुसार को। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है?
बौद्ध स्थापत्य स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को रूप में जाना जाता था, पिस्ताक के रूप में, चैत्यगृह या विहार या स्तूप। तो बौद्ध स्थापत्य स्मारकों में जो प्रार्थना कक्ष हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? चैत्यगृह। फिर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियम पुस्तक में लिखे गए थे अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक या मिलिंदपना। तो किसमें लिखे गए थे? ये लिखे गए थे विनय पिटक में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद को था द्वारा संरक्षण दिया गया था, मतलब प्रथम बौद्ध जो परिषद था उसे किसको द्वारा संरक्षण दिया गया था? पोरस के द्वारा, अशोक के द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो वो दिया गया था अजातशत्रु द्वारा। दूसरा किसके द्वारा? कालाशोक के द्वारा। तीसरा किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। और चौथा किसके द्वारा दिया गया था? चौथा दिया गया था राजा कनिष्क थे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है या निम्नलिखित में से किस राज्य में? बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो जो भरहुत स्तूप है ये आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन सेकेंड क्या हो जाएगा? 47 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का उपदेश दिया था? कुशीनगर में, बाराबर गुफाओं में, बोध गया में या सारनाथ में? तो उन्होंने कहाँ दिया था अपना जो पहला जो धर्म का उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? सारनाथ में। बोध गया में तो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, कुशीनगर में तो उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे अपभ्रंश भाषा में, संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में या प्राकृत भाषा में? तो जो बौद्ध ग्रंथ थे वो किस में लिखे गए थे? पाली भाषा में। जो जैन ग्रंथ थे वो किस में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस पेड़ के नीचे बैठे थे? बुद्धि वृक्ष, पीपल वृक्ष, नीम वृक्ष, अशोक वृक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।